उसके बाद मध्यम खंड पढ़ाएंगे। मॉर्निंग में जो आधा घंटा 45 मिनट जो भी क्लास होती है, उससे आपको बोनस हो जाएगा। जो अभी AIPG दे रहे हैं उनके लिए भी सही रहेगा, और आपका कोर्स भी थोड़ा जल्दी फास्ट रिकवर हो जाएगा। ओके, शाम की क्लास जैसे IGT चल रही है वैसे चलेगी। तो आज हम पढ़ेंगे एकादश अर्थात 11वां 11th चैप्टर ऑफ निदान स्थान फ्रॉम सुश्रुत संहिता, ग्रंथि अपच्य अर्बुद गलगंडा नाम। तो इसमें 4 डिजीज के बारे में बताया गया। चैप्टर 10 जो था उसमें 3 डिजीज थी। ठीक है, 11वां जो अध्याय है उसमें 4 डिजीज है। ग्रंथि अपची, अपच्य मतलब ये अपच्य मत कर देना, अपची डिजीज होती है, अपची। ग्रंथि अपची अर्बुद और गलगंड, 4 डिजीज के बारे में बताया गया। ठीक है, तो फिर ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 की सुश्रुत ने निदान स्थान के 11वें अध्याय में किस डिजीज का वर्णन नहीं किया है। 4 में से 3 इसके ऑप्शन डालेंगे, एक डाल देंगे 10वां या 12वें का, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो आपको इसका नाम भी याद करना है। ठीक है, सुश्रुत निदान स्थान के 10वें अध्याय का नाम बताइए। सुश्रुत निदान स्थान 10वें अध्याय का नाम। अरे यार, कल पढ़ाया है। यस, वेरी गुड। विसर्प, नाड़ी और स्तंभ। और 11वें का है ग्रंथि अपची अर्बुद और गलगंड, 4 डिजीज का वर्णन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सुश्रुत ने 5 प्रकार की ग्रंथि बताई है। वातज, पित्तज, कफज, मेदज और सिराज। VPK मेसी, VPK मेसी, मेदज और सिराज। चरक ने कहा भैया 6 होती हैं, 5 जो आपकी मान ली, छठी एक मानसज होती है। तो उन्होंने कहा माँ मेसी। सुश्रुत की मेसी VPK मेसी, चरक की VPK माँ मेसी। भोज ने भी वही 5 मानी जो सुश्रुत ने मानी थी। वाघ भट्ट और सारंग ने कहा ना 9 होती हैं भैया। VPK के VPK माँ मेसी 6, चरक की 6 थी। 3 इन्होंने एक्स्ट्रा मानी, रक्तज ग्रंथि, अस्थि ग्रंथि और व्रण ग्रंथि। तो पूछता है कभी कभार कि रक्त ग्रंथि या व्रण ग्रंथि या अस्थि ग्रंथि का वर्णन किसने किया है, तो वाग्भट और सारंग ने किया है। ठीक है, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। ग्रंथि का वर्णन, ग्रंथि कैसी होती, तो ग्रंथि कमर में कफ, रक्त और मांस में, मांस को ये दूषित करती है। ग्रंथि कमर में कफ, रक्त और मांस, इनको दूषित करती है। वात आदेयो मांसम अस्रक्षा दुष्टा संदूष्य मेदश्च कफानुविद्धम वृत्त उन्नतम विग्रथितम तु सोफम कुर्वन्ति अतो ग्रंथिरीति प्रतिष्ठा। कह रहा है कि दूषित हुए वातादि दोष मांस, रक्त और कफ और मेदो धातु, कफ, रक्त, मांस और मे, कमर में याद रखिएगा, में से मेद धातु होगा। मेद धातु को दूषित करके कुछ गोल, वृत्त मतलब कुछ गोल, उन्नत मतलब कुछ उठा हुआ गांठदार सोफ उत्पन्न करते हैं, उसे ही ग्रंथि कहते हैं। तो ग्रंथि के वृत्त होती है, उन्नत होती है और विग्रथित सोफ होता है। ठीक है, कमर में कफ, मांस, रक्त, में मतलब मेदज। ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये ग्रंथि। आप एक एक ग्रंथि के बारे में बताएंगे कि वातिक ग्रंथि जो होती है उसमें तोद होगा। देखो यहाँ तोद वातिक में है, और कल हमने नाड़ी पढ़ा था, नाड़ी रोग में तोद जो था वो किसमें दोष में था, कौन सी नाड़ी में तोद था, याद है कि वास हो गया सब? पित्तज, वेरी गुड। ठीक है, तो पित्तज नाड़ी में तोद होगा। वैसे तोद कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है वातज। तो आयमते व्यथते एति तोदम प्रत्यस्ते कृत्य एति भेदम कृष्णम आमृदु बस्तिर वातश्च। कैसा लगेगा कि स्पर्श में कड़ी और द्रव सी भरी हुई बस्ती के समान है। सर्वेच्च अबिलम अच्छ श्रावम, फूटने पर स्वच्छ श्राव बढ़ाती है। तो ये निकाल लोगे, इसमें इतना कोई खास पॉइंट नहीं है। पैतृक भी देखो, दन दहते धूमपति चोस आश्चंस पापच्यते प्रजल तीव्र चापी। तो ये भी निकाल लोगे, देखो पित्त से ही पॉइंट आ रहे हैं, तो इतना भी इसमें कोई वो नहीं है।
कफज में देखो शीत होगी, अविवर्ण होगी, अल्परुजा होगी, अतिकंडु होगी, पाषाणवत संघननो उपपन्ना। ये अंडरलाइन कर लीजिए कि कौन सी ग्रंथि पाषाणवत होती है, पत्थर के समान। ठीक है, चिराभिवृद्धि, देर से बढ़ने वाली चिराभिवृद्धि। तो ये कफज में पॉइंट याद कर लीजिएगा। मेदो ग्रंथि, शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, जैसे जैसे शरीर की वृद्धि होगी वैसे बढ़ेगी, जैसे शरीर की क्षय होगा वैसे वैसे घटेगी। शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, ये मेदस ग्रंथि के लिए कहा गया है। और अभी हम पढ़ेंगे देहानुरूप क्षय वृद्धि युक्तम, ये मेदस गलगंड में भी पढ़ेंगे। तो मेदस ग्रंथि और मेदस गलगंड 2 पॉइंट याद कर लीजिएगा। शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, शरीर की वृद्धि होगी तो बढ़ेगी, शरीर की हानि होगी तो घटेगी, ये मेदस ग्रंथि होती है। महान अल्परुजो अतिकंड, ठीक है। पिंडयाग सर्पी प्रतिमा तु मेदा, और फूटने पर कैसी होगी? पिंडयाग मतलब जो तिल की खली होती है वो घृत के समान मेद का स्राव करती है। तो 3 पॉइंट इसमें याद कर लीजिएगा मेदस ग्रंथि में, शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, महान अल्परुजो अतिकंडु, पिंडयाग सर्पी प्रतिमा तु मेदा। ठीक है, सिराज ग्रंथि में देखिए व्यायाम, हिंदी पढ़ते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम के कारण बलहीन पुरुष की प्रकोपित वायु सिराओं के समूह को आक्षिप्त कर सिकोड़ कर सुखाकर ही शीघ्र ही उठी हुई गोलाकृति को पैदा करती है, इसे सिराज ग्रंथि कहती है। यदि यह ग्रंथि पीड़ा युक्त तो चल हो तो कृतसाध हो, यदि वह पीड़ा रहित अचल महान मर्म प्रदेश में उत्पन्न तो असाध्य समझनी चाहिए। तो ये सिराज ग्रंथि के बारे में बताया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मेदस ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि मेदस ग्रंथि है, और देहानुरूप क्षय वृद्धि युक्तम ये मेदस गलगंड के लिए कहा गया है। अल्प रुजा और अति कड्डू ये मेदज में है और कफ में, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखिए। तो इतना था ग्रंथि के बारे में। दूसरी डिजीज थी ग्रंथि के बाद अपची। अपची बहुत छोटी डिजीज है। अपची होता क्या है ये देखो, और अपची से यूपी पीजी में एक बार पेपर होता था, जब यूपी वाले बनाते थे पीजी अपने, इतना उनका ये मतलब कहते नहीं है कि किसी का एक लव अफेयर होता है टॉपिक से, तो जो भी टीचर बनाते थे उनको अपची से क्या लव अफेयर था, हर साल अपची, छोटा बस इतना ही है। अपची 10वां 11वां 12वां 10th 11th 12 यही 3 ही श्लोक हैं, और हर साल बेटा क्वेश्चन डाल देते थे अपची से। ठीक है, देखिए, हनु अस्थि अच्छक बाहु, हनु अस्थि अच्छक बाहु संधिम मन्या गले गलेसु अपचितम तु मेधा। कह रहा है कि हनु अस्थि, कच्छा, अच्छकासी और बाहु, इनकी ग्रंथियों में एवं मन्ने और गला इन प्रदेशों में संचित हुआ कफ और मेद। तो इसमें क्या दूषित हो रहा है? कफ और मेद, अंडरलाइन कर लीजिएगा। अपची में कफ और मेद दूषित होता है। अपची, अपची में कफ और मेद, अंडरलाइन करिए, पहला पॉइंट तो ये आया। ग्रंथि स्थिरम वृत्थम आयतम व स्निग्धम कफश्चा अल्परुजम करोति, ये ग्रंथि स्थिर, गोल, चौड़ी, चिकनी, अल्प पीड़ा युक्त होती है। तम ग्रंथिम स्त्वा आम्लज अस्थि मात्रे मत्स्य अंड जाल प्रतिमय, क्या कह रहा है कि इस प्रकार आंवले के अस्थि के आकार की, अंडरलाइन करिए, आम्लक अस्थि प्रमाण पूछा गया है, आम्लज अस्थि, आम्लज वही आम्लक। तो दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था कफ और मेद में होगी अपची, कफ और मेद सॉरी दूषित करेगी। दूसरा आम्लज अस्थि के प्रकार की होगी, अथवा मत्स्य अंड जाल प्रतिमा, और मछलियों के अंडे के जाल के समान, अंडरलाइन करिए, मछलियों के छोटे छोटे अंडे होते हैं, तो मछलियों के अंडे के जाल के समान। तो पहला आम्लज अस्थि, दूसरा मत्स्य अंड जाल प्रतिमा। ठीक है, के सदृश अन्य छोटी छोटी त्वचा के समान वर्ण की अनेक ग्रंथि के उपचित होने पर चय संचय के प्रकर्ष के कारण इन्हें अपची कहा जाता है। ठीक है, तो कंडुस्तायु तायते अल्परुजम प्रभिन्ना स्रवंती नशंती भवंती चान्य मेद कफाभ्याम, फिर आ गया देखो, मेद और कफ के कारण उत्पन्न होती है ये खलु रोग एवं सुदुस्त्रो वर्ष गणानुबंधी, सुदुस्त्रो वर्ष गणानुबंधी, अंडरलाइन करिए, यह रोग अत्यंत दुख साध्य होता है और कई वर्षों तक बना होता है, वर्ष गणानुबंधी, कई वर्षों तक रहता है। तो चौथा पॉइंट इसका ये, तो अपसी में 4 पॉइंट थे बेटा, और इतना पूछता था, इतना पूछता था यूपी पीजी में कि कुछ कहने की बात नहीं है। 4 पॉइंट, आम्लजस्थि प्रमाण कभी पूछ, सॉरी आम्लजस्थि प्रकार प्रमाण की क्या होती है, ठीक है, या मत्स्य अंडजाल प्रतिबंध क्या होती है, ठीक है, सुदुस्त्रो वर्ष गणानुबंधी क्या होता है, अपची में क्या दूषित होता है, फिर अपची कहाँ कहाँ होती है, देखो 4 जगह याद कर लेना, हनुमास्ती, कच्छा, छकास्ती, बाहु या मन्या गला, इनमें होती है। तो ये इसके कहते हैं साइट हो गई, क्या साइट होती है। ठीक है, सुदुस्त्रो वर्ष गणानुबंधी पूछा है।
फिर भोज जो भाव प्रकाश ने कहा, भोज ने कहा पहले अपची होती है, बाद में वो गंडमाला में कन्वर्ट हो जाती है। भाव प्रकाश बोले ना, पहले गंडमाला होता है, वो अपची में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये दोनों की बात थी, भोज और भाव प्रकाश, दोनों की पॉइंट याद कर लीजिएगा। 12वें श्लोक में आया सुदुहिस्त्रो वर्ष गणानुबंधी, ये दुख साध्य होता है और कई वर्षों तक बना रहता है। इसी में से मिलता जुलता पूछा जाता है, कफा व्रतम वर्ष गणानुबंधी, कब से आवृत होता है और कई वर्षों तक बना होता है, ये क्या है? दूसरी कफा व्रतम वर्ष गणानुबंधी, कब से आवृत होता है और कई वर्षों तक बना रहता है, तो ये दूसरी वर्ष के लिए है। कुछ दिनों बाद जब हम अगर तंत्र पढ़ाएंगे और जब हम आपको पढ़ाएंगे कफावतम वर्ष गणानुबंधी, तो फिर वहां बताएंगे कि सुदुस्त्रो वर्ष गणानुबंधी कहाँ कहा गया था, अपची में कहा गया था, याद रखने वाला पॉइंट। याद रखेंगे नहीं याद रखेंगे? नहीं याद रखेंगे? ठीक है, अब यहाँ पे आया था एक पॉइंट, आम्लज अस्थि प्रमाण। पूरे आयुर्वेद जगत में आम्लज अस्थि प्रमाण 3 जगह आया है, सॉरी 2 जगह आया है। ठीक है, एक तो अपची में जो कफ और मेद के कारण हो रही है, एक आएगा गिलायु में, जब हम अभी मुखगत रोग पढ़ाएंगे कुछ दिनों बाद निदान स्थान में ही, तो वहां गिलायु आएगा, कंठगत रोग में आएगा गिलायु। तो वहां वो कफ और रक्त के द्वारा होता है, कफ और रक्त के द्वारा होता है, तो वहां आम्लक अस्थि प्रमाण आएगा। यहाँ आम्लज आया है, बात वही है, लेकिन वहां आम्लक अस्थि प्रमाण आएगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद कर लीजिए, ये भी पूछूंगा मैं जब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए 7 8 9 पॉइंट आए अपची से रिलेटेड, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, इसको लिख लीजिएगा, अभी नोट्स में भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अपने नोट्स बनाने हैं, मेरे नोट्स में जो भी कमी रह गई हो वो आप अपने में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ओके, तो वही लिखा है, भोज ने प्रथम अपची माना है, बाद में उसे गंडमाला कह दिया है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा विमर्श में जो भी लिखा है। अब ग्रंथि हो गया, अपची हो गया, अब अर्बुद। ग्रंथि, अपची, अर्बुद और गलगंड। तो अब हम पढ़ेंगे अर्बुद। गात्र प्रदेशे क्वचित देव दोषा सम्मूर्छिता मांसम भ्रीदुष्या वृत्तम स्थिरम मंदुर्जम महांतम अनल्पमूलम चिरवृद्धिपाकम कुर्वन्ति मांसोपचयम तु सूफम तद अर्बुदम शास्त्र विदो वदन्ति वातेन पित्तेन कफेन चापि रक्तेन मांसेन च मेधसा च तज्जायता तज्जायता तस्य च लक्षणानि ग्रंथे समानानि सदा भवन्ति। कुछ पॉइंट अंडरलाइन करिए इसमें। एक तो मानसम भी प्रदूष्या, वृत्त होता है, स्थिर होता है, मंदरुजम होता है, महांतम अनल्प मूलम, चिर वृद्धि पाक होता है, वात पित्त कफ रक्त मांस मेद 6 प्रकार का बताया है। ठीक है, इसके लक्षण ग्रंथि के समान होते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं कि अर्बुद जो होता है मांस को दूषित करता है, अंडरलाइन करिए, 6 प्रकार का होता है, वातज पित्तज कफज रक्तज और मां में, रमा में याद रख लीजिएगा, रक्तज मांसज और मेदज। ठीक है, शरीर के किसी प्रदेश में बढ़े हुए वातावरण दोष मांस को दूषित करते हैं, अंडरलाइन करिएगा। फिर अर्बुद में मांस को दूषित करेंगे, गोल स्थिर अल्प पीड़ा युक्त, बड़ा गंभीर धातुओं में फैला हुआ, धीरे धीरे बढ़ने वाला, कभी भी ना पकने वाला, मांस के उपचय यानी वृद्धि से युक्त ऐसे शोफ को पैदा करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान इस शोफ रोग को अर्बुद कहते हैं। यह वात से, पित्त से, कफ से, मांस से और मेद से उत्पन्न होता है और ग्रंथि के समान इसके लक्षण होते हैं। ठीक है, तो ये अर्बुद के बारे में बताया, 6 प्रकार का, मांस को दूषित कर रहा है और ग्रंथि के समान इसके लक्षण। तो वातज पित्तज कफज अर्बुद जो था वही बात करेंगे, पहले रक्तार्बुद की बात करते हैं। रक्तार्बुद क्या है? मिथ्या आहार विहार से दुष्ट हुए वातादि दोष रक्त और शिराओं को पीड़ित करके संकुचित करके पाक प्राप्त होकर श्राव युक्त मांस के अंकुरों से व्याप्त, अंडरलाइन करिए और लिखिए 6 बार 7 बार पूछा गया क्वेश्चन कि मांसांकुर किस में होते हैं, किस अर्बुद में मांसांकुर होते हैं, अंडरलाइन करिएगा। दोषा प्रदुष्टो रुधिरम सुरास्तु संपीड्य संकुचे गतस्तु पाकम स्रास्राव मुन्नहति मांसपिंडम मांसा अंकुरे आचित मासु वृद्धि। किस अर्बुद में मांसांकुर होते हैं, अंडरलाइन करिएगा, रक्त अर्बुद में। सोच के भी नहीं सोच पाओगे, ब्लड कैंसर में कैसे मांसांकुर होंगे यार, लेकिन होता है, सुश्रुत ने बताया है।
रक्त अर्बुद में क्या होता है, मांसांकुर होते हैं, अंडरलाइन करिए। रक्त क्षय उपद्रव पीड़ित्वात, अगर अर्बुद रोग से पीड़ित अगर रक्त क्षय उपद्रव हो जाएगा तो इसका रक्त अर्बुद का कॉम्प्लिकेशन क्या बताया है, उपद्रव, पांडु रोग हो जाएगा। रक्त अर्बुद का उपद्रव सुश्रुत है पांडु बताया है, अंडरलाइन करिए। पांडुर्व भवेद अर्बुद पीडस्तु, इस अर्बुद से पीड़ित होने वाले रोगी को पांडु हो जाता है, ठीक है। और ये रक्त अर्बुद क्या होता है, असाध्य होता है। तो 3 पॉइंट अंडरलाइन करिए। रक्त अर्बुद में मांसांकुर होते हैं, रक्त अर्बुद असाध्य होता है, और इससे अगर उपद्रव अगर इसका हो जाएगा मरीज को, रोगी को, तो उसको पांडु हो जाएगा, ठीक है। मांसार्बुद, रक्त अर्बुद असाध्य है तो मांसार्बुद भी असाध्य है। पहला पॉइंट तो ये, मुष्टि प्रहार आदिर भी अर्दिते अंग, कि अगर किसी ने मुष्टि मार दी है, मतलब मुक्का मार दिया, मुष्टि प्रहार आदि से आघात पहुंचने वाले, वहां भी मांस दूषित होगा, स्वल्प पीड़ाकारी, स्पर्श में चिकना, स्वाभाविक गुण वाला, नहीं पकने वाला, पत्थर के समान कड़ा। अस्मो, देखिए 18वें श्लोक में लास्ट में लिखा है, अस्मोप प्रचाल्यम, अप्रचाल्यम मतलब स्थिर, तो अस्मो, तो अस्म के समान, ठीक है। और जो व्यक्ति अधिक मांस खाता है उसको मांसार्बुद हो सकता है, जो व्यक्ति मांस खाने में अधिक तत्पर रहता है उसका मांस दूषित हो जाता है, तो मांसार्बुद रोग होता है, ठीक है। ये भी वर्जित कर देना चाहिए, मतलब ये भी असाध्य, तो रक्तार्बुद और मांसार्बुद दोनों असाध्य बताया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, अध्यर्बुद और द्विअर्बुद, द्विअर्बुद के बारे में बता रहे हैं। अध्यर्बुद, ये पूछता है अध्यर्बुद और द्विअर्बुद क्या है। अध्यर्बुद मतलब एक जगह अर्बुद उत्पन्न हो गया, उसके पड़ोस में जो दूसरा अर्बुद उत्पन्न होगा उसे अध्यर्बुद कहेंगे, ठीक है, अध्यर्बुद कहेंगे। और प्रारंभ से ही अगर 2 अर्बुद पैदा हो रहे हैं या एक के बाद एक दूसरा अर्बुद पैदा हो रहा है तो उसे द्विअर्बुद कहेंगे। यद जायते अन्यत खलु पूर्व जाते गेयम तद अर्बुद अध्यर्बुदम, और यद द्वंद्व जातम युगपत क्रमाता द्विअर्बुदम तच्च भवेत असाध्यम। और ये चाहे अर्बुद हो चाहे द्वैर्बुद, सॉरी, यह चाहे अध्यर्बुद हो चाहे द्वैर्बुद, ये दोनों असाध्य होते हैं, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यद जायते अन्यत खलु पूर्व जायते, जहां एक अर्बुद हुआ उसके अन्यत मतलब पड़ोस में ही एक दूसरा अर्बुद हो गया तो उसे अध्यर्बुद कहेंगे। यद द्वंद्व जात युगपत, 2 एक साथ हो रहे हैं या क्रम से हो रहे हैं तो उसे द्विअर्बुद कहेंगे, अंडरलाइन। ना पाकम यान्ति कफा अधिकत्व न मेदौ अधिकत्वात् स्थिरत्वाद ग्रथनाच्यम तेसाम सर्व अर्बुदन्य निसर्गत तस्तु। क्या कह रहा है, एक अर्बुद में कफ की अधिकता होती है, मेद की विशेष अधिकता होती है और दोषों की स्थिरता होती है और ग्रंथि रूप में होते हैं, इसी प्रकार इसीलिए पकते नहीं। और भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था, कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था विद्रधि और गुल्म, पढ़ा था। तो वो विद्रधि और गुल्म था, कभी कंफ्यूज मत करना, वो विद्रधि और गुल्म था, उसमें भेद बताया गया था। ये अलग क्वेश्चन है कि अर्बुद में पाक क्यों नहीं होता है, एसर्सन रीजन का देखो फिर टॉप का क्वेश्चन बनेगा। मैंने आपसे कहा है जहां पे एक्सप्लेनेशन दिया हो वहां एसर्सन रीजन बन जाता है। यहाँ देखो साफ साफ कह दिया कि अर्बुद में पाक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है पूछ लिया। कफ की अधिकता होती है, मेद की विशेष अधिकता होती है, दोषों की स्थिरता होती है और ग्रंथि रूप में होते हैं, इसलिए अर्बुद में पाक नहीं होता है, ठीक है। गुल्म और विद्रधि वाला भी देखो था, उसमें भी 3 पॉइंट दिए थे, ठीक है। तो वहां को इससे कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये था अर्बुद के बारे में। तो ग्रंथि पढ़ लिया हमने, अपची पढ़ लिया हमने, अर्बुद पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे गलगट। वात कफश्चैव गले प्रवर्धे मन्ने तु संसृतेव तथैव मेधा, अंडरलाइन करिए और लिखिए, 20 बार पूछा गया क्वेश्चन, अंडरलाइन करिए, पूछिए 20 बार क्वेश्चन पूछा गया। गलगंड के 3 भेद, वातज कफज और मेदज, पित्तज एब्सेंट, अंडरलाइन करिए। वातज कफज और मेदज, पित्तज एब्सेंट, अंडरलाइन करिए।
गलगंड का पित्तज भेद नहीं होता है, अंडरलाइन करिए, दिमाग में बैठा लीजिए, किताब में लिख लीजिए, अपने दरवाजे पे लिख लीजिए, नोट्स पे लिख लीजिए, वॉलपेपर लगा लीजिए, स्टेटस लगा लीजिए, डीपी लगा लीजिए। आई डोंट केयर, लेकिन याद रखना है गलगंड का पित्तज भेद नहीं होता। ठीक है, वातज, कफज और मेदज। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। चरक ने कहा एक प्रकार का होता है, बाकी सभी आचार्यों ने कहा 3 प्रकार का होता है, वातज, कफज और मेदज। वात कफश्चेव गले प्रवर्धे मन्ये तु संसृतेव तथैव मेधा कुर्वन्ति गंडम क्रमशः स्वलिंगे समन्वितम तव तम गलगंड माह। कि वायु और कफ गले में बढ़कर, ये मज्जा हटा देना, मज्जा लिखा है, मेद का आश्रय करके क्रमशः अपने अपने लक्षणों से युक्त गंड मतलब गलगंड को उत्पन्न करते हैं, उसे गलगंड कहते हैं। तो वातिक गलगंड में लिखा है तोद होगा, कृष्ण शिरा अनवद्ध होगा, कृष्ण अरु से सब ये कॉमन पॉइंट है। वैरस्य वैरस्यम आस्यम अस्य, मनुष्य के मुख की विरसता, वैरस्यम आस्यम अस्य। चातस्य जंतुर भवेता, तालु गल प्रशोषा, तालु और गले में सोस, ये लक्षण होते हैं। तालु और गले में सोस, ये लक्षण होते हैं। और वैरस्यम आस्यस्य, ठीक है, तो ये वातिक गलगंड में हो जाएगा। कफज गलगंड में लिखा है तालु गल, वहां प्रशोषा था, यहाँ तालु गल प्रलेपा हो जाएगा, तालु और गले प्रदेश में लेप बनेगा। बाकी चिरा विवृद्धम क्रूते चिराच प्रबची सब निकाल लोगे। तालुगल प्रशोषा वातिक गलगंड था, तालुगल प्रलेपा कफज गलगंड में, अंडरलाइन। ऊपर देखो एक पॉइंट लिखा है, मधुकोश टीका जो माधव निदान पे लिखी गई है, उसमें उन्होंने लिखा है गलगंड का और चतुर्थक ज्वर का पित्तज भेद नहीं होता है, अंडरलाइन। तो एक पॉइंट आपको और मिल गया, गलगंड और चतुर्थक ज्वर का पित्तज भेद नहीं। मेदज गलगंड, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट। पहला, कि गलगंड का मेदज भेद होता है, पित्तज नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा, परलंबोते अलाबुवद अल्पमूलो। तीसरा, देहानुरूप क्षय वृद्धि युक्तम, अभी हमने पढ़ा था शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि, मेदज ग्रंथि था, देहानुरूप क्षय वृद्धि गलगंड में है। एक पॉइंट और है, जंतोर गले अनुशब्दम, गले में सदा अस्पष्ट शब्द होता है, तो ये पॉइंट ठीक है। असाध्य गलगंड, कि कष्ट से सांस लेते हुए मृदु या दुर्बल शरीर वाले, 1 वर्ष से ज्यादा पुराने, आरोचक से पीड़ित, क्षीण भिन्न स्वर वाले गलगंड के रोगी को वर्जित करना चाहिए। तो 1 वर्ष पुराना गलगंड क्या होता है, असाध्य होता है। इस बार मेडिकल ऑफिसर में एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। 1 वर्ष पुराना गलगंड जो होता है, साध्य होता है, असाध्य होता है, कृत साध्य होता है, याप्य होता है। तो याद रखना, 1 वर्ष पुराना गलगंड जो होगा वो असाध्य है। और लास्ट में लिखा है निबद्धा स्वथु यस्य मुस्कवल्लंबते गले महान व यदि वा हर्ष्यो गलगंडम दमार्षेत। तो भोज भोज ने कहा है लंबते मुस्कुवत, जिस श्लोक में आ जाए लंबवते मुस्कुवत, तो समझ लेना भोज का है, लंबा भोज, याद रखना। हम खाना खाते हैं, लंबा भोज करते हैं, लंबा भोज करते हैं। तो लंबोते मुस्कुवत अगर आएगा तो भोज भोज का है, और मुस्कुवत लंबते अगर आ गया तो सुसुप्त का है। ठीक है, जिस मनुष्य के गले में सोत निबंध मराठी होगा, मुस्क मतलब वृषण के समान है, तो उसे गलगंड कहते हैं। तो ये गलगंड के बारे में नोट्स देख लेते हैं जरा। ग्रंथि, अर्बुद, अपची और गलगंड। अपची कफ और मेद से होती है, सुदुस्त्रो वर्षगणानुबंधी, आम्लक अस्थि प्रमाण में होती है, मत्स्य अंड जालवत होती है। ग्रंथि कमर में, कफ मांस रक्त मेद, तो श्रुत ने कहा 5 प्रकार की होती है, माधव और भोज ने भी यही बताया। वातज पित्तज कफज मेदज सिराज, मेदज ग्रंथि में कहा शरीर वृद्धि क्षय वृद्धि हानि। चरक ने कहा 6 प्रकार की ग्रंथि होती है, 5 आपकी और 1 मांसज। वाग्भट सारंगधर ने 3 और बता दी, रक्तज अस्थिज और व्रणज। भेल ने कहा 5 प्रकार की होती है, वातज पित्तज कफत सन्निपातज और सिराज। ठीक है, एक श्लोक लिखा है, रच्छेदेव बलम चापि नरस्य नित्यम तद रक्षितम व्याधि बलम निहंति, ये लिखा है।
कोई बताएगा ये किस डिजीज के लिए लिखा है? सुश्रुत ने कहा है, ठीक है। रच्छेद बलम चापि नरस्य नित्यम तद रक्षितम व्याधि बलम निहंति। ये किस डिजीज के लिए कहा है? फिर पूछता हूं, रच्छेद बलम चापि नरस्य नित्यम तद रक्षितम व्याधि बलम निहंति। केवल एक आंसर बताओ, कितनी गलत बात है। इतने बच्चे, इतने खूब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और एक आदमी रिप्लाई कर रहा है। अरे भाई सब लोग रिप्लाई करो, बताओ कि किस डिजीज के लिए कहा गया है? रच्छेद बलम चापि नरस्य नित्यम तद रक्षितम व्याधि बलम निहंति। लिखा है, देखो ये देखो लिखा है। रच्छेद बलम चापि नरस्य नित्यम तद रक्षितम व्याधि बलम निहंति। कोई रिप्लाई नहीं करेगा? अरे क्वेश्चन है, आप लोग दिमाग लगाइए थोड़ा बहुत। रिप्लाई करो, नहीं तो मैं क्लास से भी कर दूंगा ऑफ। आपको पढ़ना नहीं तो मुझे पढ़ाना नहीं। बताओ, कोई भी बता दो, कोई डिजीज आपको क्या लग रही है, कौन सी डिजीज होगी? इतना नहीं बता सकते तो बेकार है। रच्छेद बलम चापि नरस्य नित्यम तद रक्षितम व्याधि बलम निहंति। बताओ, रिप्लाई करो सब लोग। कोई कोई इसमें कोई मर्डर थोड़ी ना हो जाएगा आपका, कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी। अब देखो आने लगे रिप्लाई, कि हम गोली लेके खड़े हैं, आपको शूट कर देंगे, आप गलत बताओगे। यस, जैसा कि मुझे उम्मीद थी। 70% ने राजक्षमा बताया है, 30% ने ग्रहणी बता दिया। जब अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन बेटा आता है। 2 बार तो मैंने पेपर सेट किया है, ठीक है, ये मत पूछना कहाँ का सेट किया है। 2 बार मैंने पेपर सेट किया और ये क्वेश्चन डाला है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत कम, एक आध दो लोगों का सही हुआ, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने कहा, ये पहला ऑप्शन राजक्षमा ही डालता हूँ मैं। पहला ऑप्शन राजक्षमा डालता हूँ, दूसरा सोच डालता हूँ, तीसरा शुक्र क्षय के लक्षण डालता हूँ, और चौथा ग्रंथि डालता हूँ बेटा, ठीक है। अब अपनी अपनी ग्रंथि, अपनी अपनी सुश्रुत संहिता खोलिए, ग्रंथि चिकित्सा अध्याय खोलिए। इसमें ग्रंथि, अर्बुद, अपची, गलगंड, इसकी चिकित्सा के बारे में बताया है। जल्दी से खोलिए। अपनी अपनी सुश्रुत, हालांकि मैं भी पढ़ाऊंगा, जब चिकित्सा स्थान पढ़ाऊंगा तो वहां बहुत स्ट्रेस देके, बहुत आपको टेंशन से लिखवाऊंगा कि भैया ये याद कर लेना, हाथ जोड़कर निवेदन, ये राजक्षमा का नहीं है, ग्रंथि की चिकित्सा के लिए कहा गया है, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में अभी से बैठ जाए। रच्छेद बलम चापि नरस्य नित्यम तद रक्षितम व्याधि बलम निहंति, ठीक है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान ग्रंथि, अर्बुद, अपची, गलगंड चिकित्सा खोलिए। खोल लिया? नहीं मिला? लोगों को मिल तो गया। हाँ हाँ, 18वें अध्याय का तीसरा श्लोक, बिल्कुल सही। सोचो अगर ये क्वेश्चन आ जाता, आप लोग क्या लगाते? सपने में भी ग्रंथि ऑप्शन में नहीं आता, सपने में। और बेटा मैं दावे के साथ कह, किसी बच्चे को डिप्रेस करना हो ना, सड़ाक से ये क्वेश्चन पूछ लेना कि भैया जरा ये बता दो यार, ये किस अध्याय है, किस श्लोक में कहा गया है, किस चीज के लिए कहा गया है। 100 में से 90 बच्चे बताएंगे बेटा राजक्षमा के लिए कहा गया है।
गारंटी है इसकी। ठीक है, आपको इतना स्ट्रेस देकर केवल एक श्लोक के लिए मैं पिछले 10 मिनट से बोल रहा हूँ, इतना स्ट्रेस दे रहा हूँ, आपको स्ट्रेस ले रहा हूँ, इतनी क्रूर बातें मैंने की, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ बेटा, लेकिन इसलिए कि आपके डीप मेमोरी में चली जाए। ठीक है, रच्छेद बलम चापि नरस्य नित्यम तद रक्षितम व्याधि बलम। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना, ग्रंथि के लिए कहा गया है। ठीक है, राधा क्षमा के लिए नहीं कहा है, गृहिणी के लिए नहीं कहा है, शुक्र क्षय के लक्षण नहीं कहा है, ओज क्षय के लक्षण नहीं कहा है, दिस इज फॉर ग्रंथि। ठीक है, 2 बार तो मैंने पेपर में डाला है, मेरे को पेपर बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमारे गुरुजी ने हमको दे दिया, बना लो बेटा आकाश, और हमने डाला। ठीक है, खुलकर बैठा लेना। आगे बढ़ते हैं। वाग्भट सारंगधर ने 9 प्रकार की ग्रंथि कहा, 6 चरक की, रक्तज, अस्थि और व्रणिज। भेल ने 5 प्रकार की कही, वातज, पित्तज, कफत, सिराज और कफत, सन्निपात और सिराज। भेल ने कहा सिरा ग्रंथि का स्थान है, इस स्नायु में भी माना है, तो ये पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। चरक की जो ग्रंथि होती है सब में वेदना होती है, लेकिन मांसल ग्रंथि में वेदना का अभाव होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया, चरक की किस ग्रंथि में वेदना का भाव होता है? मैडम ने हालांकि पढ़ा दिया होगा आपको, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर दे रहा हूँ। तो चरक ने जो एक्स्ट्रा मानी है मांसल, उसी में वेदना का भाव। वाग्भट कहते हैं महतो ग्रंथि अर्बुदम, जो बड़ी ग्रंथि होती है उसे अर्बुद बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट याद कर लेना। अर्बुद, अर्बुद 6 प्रकार का, सुश्रुत, वाग्भट, माधव, सारंगधर, भाव प्रकाश, योगतंग, सबने 6 प्रकार का बताया। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मांसज, मेदज। ठीक है, रक्तज और मांसज असाध्य होता है, बात हो गई थी। भेल ने 5 प्रकार का कहा, रक्तज नहीं माना। हारित ने 4 प्रकार का कहा, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज माना। अर्बुद में मांस दूषित होता है, व्रत होता है, स्थिर होता है, मंद रुजा होता है, महान चिरवृत्ति और अपाक होता है। अर्बुद में पाक नहीं होता, क्यों? कफ की अधिकता होती है और मेद की विशेषता होती है। चरक कहते हैं ग्रंथि और अर्बुद इन दोनों का स्थान, कारण, लक्षण, दोष, दूध से एक समान होते हैं, अतः इनकी चिकित्सा भी एक समान होती है। तो ये चरक का पॉइंट है। अर्बुद 6 प्रकार का होता है, लेकिन नासा अर्बुद और कर्ण अर्बुद अभी मैं पढ़ाऊंगा, जब उत्तर तंत्र पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा। नासा अर्बुद और कर्ण अर्बुद 7 प्रकार का होता है, वहां सन्निपातज भेद भी होता है इसका। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा कि अर्बुद और नासा अर्बुद 7 प्रकार का होता है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बच्चा याद रखता है जितना प्रकार का अर्बुद उतने प्रकार का नासा अर्बुद या कर्ण अर्बुद, लेकिन अर्बुद 6 प्रकार का और नासा अर्बुद और कर्ण अर्बुद 7 प्रकार का होता है, एक सन्निपातज भेद एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्य अर्बुद, द्विअर्बुद, मांसार्बुद और रक्तार्बुद ये असाध्य होते हैं, अभी हम बात कर चुके हैं। अर्बुद में कफ तथा मेद की अधिकता होती है, दोषों की स्थिरता होती है, ग्रंथिभूत होते हैं, अर्बुद में पाक नहीं होता। लेकिन कौन से अर्बुद में पाक होता है? रक्त अर्बुद में पाक होता है, अंडरलाइन। रक्त अर्बुद में पाक होता है। अर्बुद जो है उसमें अति प्रवृत्ति टाइप की स्रोतो स्रोतो दृष्टि होती है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अर्बुद में अति प्रवृत्ति स्रोतो दृष्टि होती है। वज्र भ्रम भस्म का निर्देश दिया गया है अर्बुद में, कि अर्बुद यानी कैंसर में वज्र भस्म मतलब डायमंड की भस्म का देते हैं, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। गलगंड, वाग्भट्ट और सारंगधर ने इसका वर्णन मुख रोग में किया है, तो सही बात है, गले की बीमारी है तो मुख रोग में कर दिया उन्होंने। गलगंड का वर्णन वाग्भट्ट सारंगधर ने मुख रोग में किया है, लेकिन सुश्रुत ने पृथक अध्याय में वर्णन किया है। कौन से? 11वें अध्याय। 3 प्रकार का होता है, वातज, कफज, मेदज। देहानुरूप क्षय वृद्धि हानि, क्षय वृद्धि युक्तम, सॉरी, ये कफज मेदज गलगंड की कहा है। वातज, कफज और मेदज गलगंड में रक्त मोक्षण करते हैं, तीनों में याद रखिएगा। गलगंड में उरु मूल की शिरा का वेधन करना चाहिए, ये बताया है। सरसप आदि प्रलेप गलगंड, ग्रंथि और गंडमाला में करते हैं। कांच नार को गुलू गलगंड में देते हैं।
रौद्र रस, ठीक है, ये देते हैं। ये सरसप लेप याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। श्रीपद में साकोटक का सर्वप्रथम वर्णन वंगसेन ने किया था, कल पढ़ाएंगे हम श्रीपद। तो श्रीपद में साकोटक का सर्वप्रथम प्रयोग वंगसेन ने किया था, उसके बाद सारंगधर ने किया था, बहुत पूछता है। श्रीपद में साकोटक का वर्णन किसने किया था? श्रीपद में साकोटक का वर्णन वंगसेन ने किया था, उसके बाद सारंगधर, ठीक है। तो ये आपका पूरा खत्म हो गया है 11वां अध्याय। 12वां पढ़ा दें आज? 12वां अध्याय पढ़ा दे बेटा। 12वां अध्याय पढ़ा दे, कि कल पढ़ाएं? कल, चलो कल पढ़ा, ठीक है। कल मॉर्निंग 8:30, कल मॉर्निंग 8:30 वी विल डिस्कस अबाउट पूर्व खंड का जो शायद 4 चैप्टर हो गया आज, 5वां, 6ठा, 7वां, 5th, 6th एंड 7th पूर्व खंड खत्म हो जाएगा। रसशास्त्र का 6ठा टेस्ट भी शायद लग गया है आप लोगों को, ठीक है। तो रसशास्त्र का 6ठा टेस्ट लगाइए, 5वां और 6ठे टेस्ट का डिस्कशन होगा। फिर कल ही हम 7वां टेस्ट भी लगवा देंगे, 7वां और 8वां दोनों टेस्ट लग जाएंगे, 10 टेस्ट होंगे रसशास्त्र के, ठीक है, वो आपके पूरे हो जाएंगे। और निदान स्थान के बाद, ठीक है, 4-5 दिन तक केवल सुश्रुत के टेस्ट चलेंगे, सूत्र स्थान और निदान स्थान के। उसके बाद हम कुछ कवर करेंगे, और निदान स्थान के बाद हम शारीर स्थान पढ़ेंगे। शाम वाले बैच में शारीर स्थान पढ़ेंगे। शारीर स्थान पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप कहेंगे तो हम निदान स्थान के बाद उत्तर तंत्र भी शुरू कर सकते हैं। इसमें हम नेत्र के बारे में, नेत्र चिकित्सा के बारे में, ठीक है, वो सब पढ़ेंगे। वो भी 10 दिन में खत्म हो जाएगा। उत्तर तंत्र जो है, शुरुआत के 26 अध्याय जो है, वो भी 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। तो अगर जिन लोगों को भी सलाह से भी क्वेश्चन बहुत आता है, तो अगर सलाह के कहेंगे तो आप सलाह के स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज हम सारे स्थान पर मॉर्निंग में जैसे ही इस हफ्ते तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट संडे तक कंफर्म है, सारंगधर संहिता खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं अगस्त तंत्र स्टार्ट कर दूंगा, कल्प स्थान सुश्रुत का, ठीक है, सुश्रुत का कल्प स्थान स्टार्ट कर दूंगा। उसी में मैडम ने हालांकि पढ़ा दिया होगा, लेकिन फिर भी चरक का जो विष चिकित्सा प्रकरण है, उसके जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। तो वो मॉर्निंग में अगस्त तंत्र आपका खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली बहुत कोर्स खत्म हो जाएगा आपका। और ये आप मुझे बता दीजिएगा कि निदान स्थान के बाद शारीर स्थान स्टार्ट करना है, या जैसे ही हम निदान स्थान खत्म करेंगे साला के शुरू करनी है उत्तर तंत्र 1 to 26। तो ये आप हमें बता दीजिएगा, ठीक है। तो वो हम देख लेंगे जैसा आप बताएंगे। अगर शारीर स्टार्ट होगा तो फिर कम से कम 1 महीना लगेगा बेटा, क्योंकि जैसे शारीर का 10वां चैप्टर खत्म होता है, मैं उसके बाद आपको पीडीएफ पढ़ाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। वैसे ही आपकी पीडीएफ शुरू हो जाए। तो अब आपको ये ध्यान देना है कि पीडिया वाला उधर पकड़ना है या इधर सालाकी वाला पकड़ना है। तो ये आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर मनोज से भी मेरी बात हो जाएगी, जैसा वो बताएंगे। तो जिधर से आप लोग कहोगे उधर से शुरुआत कर दी जाएगी। उसका रीजन ये है, निदान स्थान 16वें अध्याय के बाद मुख रोग होगा, तो वहीं से कंटिन्यूएशन में हम सालाकी को कवर कर सकते हैं। अदरवाइज वहां को ब्रेक करके शारीर स्थान पढ़ेंगे। शारीर स्थान जब हम पढ़ेंगे तब चरक और सुश्रुत दोनों का साथ में पढ़ेंगे, ताकि आपका चरक का भी कवर हो जाए और सुश्रुत का भी कवर हो जाए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि चरक और सुश्रुत दोनों का हम शारीर स्थान पढ़ेंगे, दोनों के नोट्स आपको हम कॉमन देंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, लेकिन उसमें लग जाएगा कम से कम 1 महीना पूरा लगेगा कि हम चरक का भी खत्म करेंगे और सुश्रुत का भी खत्म करेंगे। तो ये देख लीजिएगा। अगस्त तंत्र के बाद या बीच में ही किसी दिन संडे वाले दिन चरक की इंद्रिय स्थान के कुछ टॉपिक बचे हैं, 1 दिन में ही वो हो जाएगा। सुबह से बैठेंगे 2 घंटे 2.5 घंटे की क्लास लेंगे, तो इंद्रिय स्थान आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि AIPGT की भी तैयारी बच्चों को करानी है, 31 जुलाई को उनका पेपर है, तो कुछ बच्चे हैं तो उनको कवर हो जाएगा। तो वो आप बता दीजिएगा मुझे। लेकिन
ये हम देख लेंगे क्या पढ़ना है। सालाक से भी क्वेश्चन आते हैं और सालाक की बहुत बड़ी मस्ती से और बड़े रटवा के पढ़ाता हूँ। ठीक है, बहुत रटवा के और बहुत मस्ती से पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आप बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत हो आज बता दीजिए। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? तो कल मिलते हैं 8:30। 8:30। ठीक है, वी विल डिस्कस फ्रॉम द फिफ्थ चैप्टर ऑफ पूर्व फ्रॉम सारनाथ। ओके, ठीक है डियर स्टूडेंट।